बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन सी को रिवाइज करने वाले हैं। आपको पता है कि सेक्शन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एससीक्यू और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस से हम एमसीक्यूज़ नहीं बल्कि सेक्शन सी को कवर करने वाले हैं। बाकी बिहेवियर साइंस के ऊपर जो वीडियोस हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड, वो रात को मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मैं इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही कंप्लीट होगा रात तक तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी या लाइक लर्निंग होती है। लर्निंग के अंदर किसी न्यू नॉलेज को या स्किल को सीखा जाता है थ्रू द एक्सपीरियंस। ओके, या तो वो पढ़ाई जाती है या फिर सिखाई जाती है, तो उसको लर्निंग कहते हैं। द गेन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल थ्रू एक्सपीरियंस इसका लर्निंग होती है। और लर्निंग से हम न्यू बिहेवियर पैटर्न का एक्वायर कर सकते हैं या फिर पुराने बिहेवियर पैटर्न के अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। लर्निंग की दो थ्योरी होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको पावलोव ने डिस्कवर की थी, कुत्तों के ऊपर किया था उसने। और क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो आप रिफ्लेक्स के पहले देते हो, जबकि ऑपरेंट के अंदर रिफ्लेक्स के बाद स्टिमुलस देते हैं। इसको पावलोव ने डिस्कस किया था रशिया के अंदर, लेकिन इसको डेवलप किया था बीएफ स्किनर ने यूएस के अंदर। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर एसोसिएशन होती है स्टिमुलस की और रिस्पॉन्स की, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक होता है, जबकि वॉलंटरी होता है इन्वायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करता है। ये पैसिव लर्निंग होती है, ये एक्टिव लर्निंग होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को पावलोव ने डिस्कवर किया था। पावलोव ने डॉग को ट्रेन किया। सबसे पहले वो डॉग को मीट देने से पहले बेल बजाता था, तो उसने इस प्रैक्टिस को इतनी मरतबा रिपीट किया कि यहाँ तक कि जो साउंड ऑफ बेल थी, जो साउंड ऑफ बेल थी वो कंडीशन स्टिमुलस थी। कंडीशन स्टिमुलस को हम न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं, और वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पेयर होगी। अनकंडीशनल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस केस में जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो साइट ऑफ बेल था, कंडीशन स्टिमुलस बेल था, साइट ऑफ फूड था, कंडीशन फूड था, जबकि कंडीशन के अंदर बेल था। इन दोनों की वजह से अनकंडीशन और कंडीशन रिस्पॉन्स होता था, जो कि लर्निंग था यानी स्लाइवेशन था। जो क्लासिकल कंडीशनिंग ये समझाती है कि हम न्यू बिहेवियर को अटेन कर सकते हैं या फिर पुराने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ दो स्टिमुलस। दो स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं। एक स्टिमुलस न्यूट्रल होता है और दूसरा इनहेरेंटली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो बेल था, जिसको न्यूट्रल स्टिमुलस को हम कंडीशन भी बोलते हैं। वो फूड के साथ पेयर कर दिया गया, जो कि इनहेरेंट नेचुरल या अनकंडीशन स्टिमुलस था, तो वो सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। दैट इज वाई स्लाइवेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा मैकडोनल्ड की गोल्डन लैटर को देखता है तो उसके मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के क्या यूजेस होते हैं? सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया। फोबिया कोई इरेशनल फियर होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एनिमल का या किसी सिचुएशन का, जिसकी वजह से वो बंदा इसको फ्यूचर की तरफ अवॉइड करता रहता है। तो इस इरेशनल फियर को फोबिया कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि नेचुरली होता है कि अगर हम किसी एंग्री पॉइजनस स्नेक को देख के डर जाए, लेकिन अगर हम स्पाइडर से या हाइट से या थंडर से डरना शुरू कर जाए तो ये रीजनेबल या रेशनल नहीं होता। सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग को फॉलो करती है, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया। सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक के जरिए। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप फोबिया को इमेजिन करो जो आप फोबिया कॉजिंग ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हाइट से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, बिल्लियों से डर लगता है, तो उसको इमेजिन करो। और जैसे ही अगर उसको एंजाइटी फील होना शुरू हो जाए इमेजिनेशन के दौरान, तो अपने लिटल फिंगर को रेस कर दे। जब लिटल फिंगर को रेस करेगा तो आपने इसको फुली रिलैक्स कर देना, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से। इस टेक्निक को बार बार परफॉर्म करते रहना यहाँ तक कि जो पर्सन होता है उसको फोबिया का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद एक फेयर एंड एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटल। जो चिल्ड्रन होते हैं वो डॉक्टर्स को डिसलाइक करते होते हैं। जैसे वो डॉक्टर को देखते हैं रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर व्हाइट कोट में पहने हुए होते हैं तो वो पेनफुल इवेंट से पेयर्ड होते हैं। ओके, वो पेनफुल इवेंट क्या होता है? इंजेक्शन या ट्रिप होती है। तो जो पीडियाट्रिक स्टाफ होते हैं वो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म को वेयर नहीं करते। ठीक हो गया। तो ये कुछ विजिट के बाद जो डॉक्टर की एसोसिएशन हो जाती है वाइट कोट और इंजेक्शन के बाद, ठीक है, तो फिर ये जो एसोसिएशन थी डॉक्टर वाइट कोट और इंजेक्शन में, तो वो खत्म हो जाती है। एक्सटेंशन का मतलब है जो बिहेवियर है वो नॉन रीइंफोर्समेंट से एलिमिनेट हो जाता है। कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर। जो कीमोथेरापेटिक एजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नोजिया वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। तो जो शुरू में पहले कीमोथेरेपी करवा चुके होते हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए जाते हैं तो वॉमिटिंग शुरू होना शुरू हो जाती है, इससे पहले कि वो कीमोथेरेपी स्टार्ट करें। क्लासिकल और पेरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस बता चुका हूँ। क्लासिकल के अंदर इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक है और पैसिव होती है, जबकि वो पेरेंट वाली वॉलंटरी होती है, एनवायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, और एक्टिव लर्निंग होती है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसमें जो बिहेवियर होता है वो सेंसिटिव होता है बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कॉन्सिक्वेंसेज से हम बिहेवियर को चेंज करते हैं। जो बी एफ स्किनर था उसने एक चूहे को बॉक्स में बंद किया और वहाँ पे समाल बार या लीवर लिखा हुआ था। जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता था उसको फूड मिलती थी, तो वो इस बिहेवियर को बार बार रिपीट करता था। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक पूरा सिनारियो दिया हुआ है बिहेवियर साइंस का, यानी बाबा दूसरा नाना का। तो यहाँ पर 8 ईयर ओल्ड बॉय है, वो अपने बिस्तर को गीला करता था हर रात को। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरिड थे और साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया। साइकियाट्रिस्ट ने उसको ये सिखाया है कि उसने बिस्तर को बिल्कुल ड्राई रखना है रात के वक्त। ठीक हो गया। बेसिक लर्निंग मेथड को उसने यूज़ किया था। वो बेसिक लर्निंग मेथड क्या था? उसने एक बजर दिया था। बजर पनिशमेंट के अंदर आएगा, यानी जैसे ही वो यूरिन को पास करेगा एट द बेड, ओके, तो वो बजर बज उठेगा और उसको उठा देगा, तो उसके पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा। तो उसने आइडिया को एसोसिएट किया कि जो स्टिमुलस था फ्रॉम द फ्लो ऑफ ब्लैडर और यूरिनेशन विद द वेकिंग
इसलिए इन दोनों को आपस में पेयर्ड कर दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे ही वो अगर लड़का बिस्तर को गीला करता था तो वो खुद ब खुद अपनी बेडशीट को चेंज करता था विदाउट हेल्प ऑफ अदर, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आती है। इसके बाद जब वो बेड ड्राई मिलता था तो बॉय को चॉकलेट मिलती थी, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी इस पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट तीनों अप्लाई हो रही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि स्टिमुलस दो, रीइंफोर्समेंट का मतलब बिहेवियर बढ़ जाएगा, यानी जो प्लेजेंट स्टिमुलस देने से बिहेवियर बढ़ जाता है तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड अपने बिहेवियर को बढ़ा देता है टुवर्ड्स यंगर ब्रदर ताकि उसको प्रेज मिल सके। जो रिवार्ड या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है वो डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ा देती है। इसके बाद चलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अगर हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को या नेगेटिव स्टिमुलस को निकाल देंगे तो बिहेवियर बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर उसको डांट ना पड़े तो जो चाइल्ड था अपने यंगर ब्रदर की तरफ अफेक्शन वगैरह को बढ़ा देता होता है, ठीक हो गया, ओके। यानी अगर आप किसी एवर्सिव स्टिमुलस को या अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दोगे, इसको अवॉइड कर दोगे, तो अगर वो बिहेवियर को बढ़ा देता है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आती है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग क्लॉथ था, वो रीइंफोर्समेंट के तौर पे काम आता था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे काम आता था। बेड को वॉश कर देना, ओके, ठीक हो गया, जैसे ही वो बेड को गीला करता था। इसके बाद पनिशमेंट है। पनिशमेंट में जो बिहेवियर होता है वो सप्रेशन से कम हो जाता है। लाइक चाइल्ड है अपनी हिटिंग बिहेवियर को डिक्रीज कर देगा आफ्टर हिज मदर स्कोल्ड हिम, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एवर्सिव स्टिमुलस अप्लाई करेगा तो वो अनवांटेड बिहेवियर को कम कर देगा, लेकिन परमानेंटली ब्लॉक नहीं करता। अब जो एक्सटिंक्शन होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू पनिशमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ अनवांटेड बिहेवियर है। इसके बाद है शेपिंग। शेपिंग एक वो टेक्निक होती है जहाँ पर आप वांटेड बिहेवियर, जहाँ पे जो रिवार्ड होता है उसको वांटेड बिहेवियर के करीब लाते रहते हो यहाँ तक कि करेक्ट बिहेवियर अचीव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है लिखना स्टार्ट करता है, शुरू में तो वो आड़ी तिरछी लाने लगा देगा, लेकिन जैसे जैसे उसे लिखना शुरू करेगा उसको प्लेज मिलती रहती है तो वो उसको आगे कंटिन्यू करेगा। मेडिकल स्टूडेंट होता है, शुरू में वो स्टिचिंग ऑफ वुंड करता है लेकिन थोड़ी मिस्टेक होती है, लेकिन फिर वो अपने स्टिचिंग ऑफ वुंड की परफेक्शन को अटेन कर लेता है बाय शेपिंग। तो शेपिंग के अंदर रिवार्ड होता है वो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन होती है वांटेड बिहेवियर का। मॉडलिंग के अंदर ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है किसी के कॉपी करना शुरू कर देता है तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है तो ये मॉडलिंग कहलाती है। उसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल इन द क्लिनिकल सेटिंग है, तो यूज़ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अगेंस्ट बैड हैबिट है। अब इनको यहाँ पे नहीं करते, इनको हम मवदे दुसाना से देख लेंगे। अब मेटा कॉग्निशन की तरफ चलते हैं। मेटा कॉग्निशन है थिंकिंग अबाउट वही थिंक है, तो जिस तरह हम सोचते हैं उसकी थिंकिंग को हम मेटा कॉग्निशन कहते हैं, यानी वो अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग जो लोगों को अपनी थॉट प्रोसेस के बारे में होती है। जो गुड लर्नर्स होते हैं उनको अपनी थिंकिंग के बारे में अच्छे तरीके से पता होता है, उनको अपनी मेमोरी के बारे में पता होता है। लाइक उनको ये पता होता है कि हमें वीडियो देखने से तैयारी हो जाएगी या हमें जब किताब पढ़ने से तैयारी हो जाएगी, हमारे पास पेपर तैयार करने से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने के लिए। जो गुड स्टूडेंट होती है वो मेटा कॉग्निशन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। जो मेटा कॉग्निटिव टेक्निक्स होती है एक्टिव रीडिंग के लिए और इंप्रूव लर्निंग के लिए, तो सबसे पहले अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपने सबसे पहले उस टॉपिक का आइडिया लेना है। जो टाइटल पेज पे जो प्रीफेस होता है, लाइक ये जो टॉपिक है फॉर एग्जांपल कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सबसे पहले आपने टाइटल पेज प्रीफेस को पढ़ना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को डिराइव करना है कि और ये देखना है कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पहले से माइंड के अंदर है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ना है, लाइक इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ये चीज़ें लाइक सोशियोलॉजी और हेल्थ के अंदर फैमिली, सोशल ग्रुप, सोशल क्लास, जेंडर, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है, रोल्स है, सोशल सपोर्ट है, रिलीजन, स्टिग्मा, सिक रोल, डेथ एंड डाइंग, कंप्लायंस वगैरह, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। फिर आपने टेबल ऑफ कंटेंट के बाद बॉक्स समरी को पढ़ना ताकि आपको मेन पॉइंट मिल जाए। फिर आपने पूरे आर्टिकल को रीड करना ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर का पता चल जाए। फिर आपने इंपॉर्टेंट और अनफैमिलियर वर्ड्स है जिनका आपको मतलब नहीं पता तो उनको हाईलाइट करना, उनके मीनिंग तलाश करनी है। फिर बाद में की पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर देना, ठीक है, लेकिन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन ना कर देना। की पॉइंट्स को हाईलाइट और कंक्लूजन बनानी है बाई पुटिंग नोट्स एट द मार्जिन, और फिर लास्ट में आपने कंपेयर करना होता है। फेजेस ऑफ लर्निंग के अंदर प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होती है। जो प्लानिंग फेज है इसमें ये लर्नर ये डिसाइड करता है कि उसने क्या याद करना होता है। प्लानिंग फेज के अंदर वो ये कहता है कि वाई डू, मुझे ये याद करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो हर चैप्टर के अंदर लर्निंग आउटकम्स होते हैं, लाइक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू, तो ये व्हाट डू आई नीड टू नो, आगे पहले वाई आगे फिर व्हाट डू आई नो ऑलरेडी, मुझे इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या पता है। तो चैप्टर को रीड करने से पहले कोई भी एक रफ नोटबुक के ऊपर आप पहले से कुछ चीज़ें लिख लो उस टॉपिक के बारे में। हाउ विल आई लर्न, के मैं इसको किस तरह से याद करूँगा, यानी मेमोनिक्स बनाऊंगा या वीडियो देखूंगा या फिर मैं उसको डिस्कशन करूँगा किसी और के साथ। मॉनिटरिंग फेज के अंदर वही जैसे वो मटीरियल को गो थ्रू कर रहा होता है तो लर्नर्स होता है अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर चेक करता है क्या मैं वाकई में सही कर रहा हूँ, क्या मुझे समझ आ रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है। तो आपने कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड के अंदर थिंक करना है, रिपीट करना। फिर वैल्यूएशन फेज में जो कंप्लीट करने के बाद जो क्या सीखा था तो लर्नर क्या करेंगे कि मैंने किस तरह से इसको पढ़ा, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे समझ नहीं आई, मैं किस तरह से अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ, क्या कोई डिस्ट्रैक्शन या बिहेवियर तो नहीं था जो मुझे तंग कर रहा था, ओके,
क्या मैंने आज के लिए जो गोल सेट किया था अपने लिए, क्या मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, क्या इस टॉपिक का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके बाद आती है मेमोरी की तरफ। मेमोरी एक स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन के अंदर। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए स्पेसिफिक होता है। एमिगडाला है, इसके अलावा मेमोरी बॉडी होती है, थैलेमस हाइपोथैलेमस में सारी मेमोरी स्टोरेज के अंदर आ जाती है। और इसके अलावा एनएमडी रिसेप्टर ब्रेन के अंदर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ये भी मेमोरी स्टोरेज के अंदर आ जाती है। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती है, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल है। इनकोडिंग के अंदर जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है न्यूरल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है वो 1 से लेकर 2 सेकंड तक ब्रेन के अंदर रखी जाती है। अगर उनकी सिलेक्टिव अटेंशन होती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन की, तो वो वर्किंग मेमोरी के अंदर चली जाती है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। ओके, अगर इनकी अटेंशन नहीं होगी, सिलेक्टिव अटेंशन नहीं होती, तो फिर ये भूल जाती है। स्टोरेज के अंदर जो सिलेक्टिवली अटेंडेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, यानी पहले सेंसरी मेमोरी होती है, फिर उसके सिलेक्टिव अटेंशन से वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है, इनकोडिंग में बन जाती है, तो वो माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। तो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी या परमानेंट दोनों हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, तो वो परमानेंट बेसिस के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। रिट्रीवल के अंदर आपने उसको रिकॉल करना होता है। जो ह्यूमन मेमोरी है वो कंप्यूटर की तरह काम करती है। लाइक अगर कोई भी चीज़ हम ब्रेन में स्टोर कर देते हैं तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं उसके नाम से। जो ऑर्गेनाइज या वेल रिहर्स मेमोरी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रिट्राइव करना बहुत ईजी होता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, इम्प्लिसिट, प्रोसीजरल मेमोरी, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी होती है। जो सेंसरी मेमोरी है इसके अंदर आप सेंसरी इवेंट को स्टोरेज करते हैं। लाइक साइट है, साइट, साउंड और टेस्ट होता है विद नो फर्दर प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन। तो सेंसरी इवेंट के स्टोरेज को हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। बहुत सारे स्टिमुलस हम एट टाइम पे ले लेते हैं, तो वो सिर्फ 1 से लेकर 2 सेकंड तक हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर रहते हैं। लेकिन अगर सिलेक्टिव अटेंशन होती है तो वो सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में कन्वर्ट करा देती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी ये भी ब्रीफ होती है, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल अगर आप उसको आगे रिकॉल नहीं करोगे या उसको स्टोर नहीं करोगे, ठीक हो गया, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी टेम्परेरी स्टोर हाउस के तौर पर काम आती है। यहाँ पे जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है और फौरन ही शॉर्ट टर्म मेमोरी से गायब हो जाती है हमेशा के लिए। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वर्किंग मेमोरी प्रोवाइड करती है। लाइक जो हम थिंकिंग में करते हैं या फोन नंबर को डायल करती है या फिर शॉपिंग लिस्ट को रिमेंबर करती है, तो ये सारी वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसके बाद आती है वर्किंग मेमोरी, सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन के अंदर, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो ये किस बेस पे स्टोर होती है, उनकी मीनिंग के ऊपर और उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। ब्रेन के पास लिमिटलेस स्टोरेज कैपेसिटी है। लाइक ये 512 GB वाला ब्रेन ही है या 212 GB वाला ब्रेन ही है, वैसे 212 वाला होता भी नहीं है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एंटर हो जाती है तो फिर वो तो उसकी रिलेटेड नॉलेज लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अगर आप उसको बार बार रिकॉल करते रहोगे, रिहर्स करते रहोगे, तो ये स्टोर हो जाएगी। रिहर्सल वो प्रोसेस है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करा देता है। 3 मेजर कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। वैसे 2 कैटेगरी होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट होती है उसको प्रोसीजरल कहते हैं, जो मेमोरी जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये रिमेंबर करना है कि किस तरह से बैडमिंटन खेलना है, या किस तरह से पेंटेक्टमी करनी है, किस तरह से नेजोगैस्ट्रिक पास करनी है, किस तरह से कार को ड्राइव करना है। एक्सप्लिसिट को मुझे 2 में डिवाइड करते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक के अंदर इवेंट्स और एक्सपीरियंस की मेमोरी होती है, सिमेंटिक के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज होता है। एपिसोडिक के अंदर जैसे कोई स्टोरी जो मैरिज है, पेशेंट हिस्ट्री है, जबकि सिमेंटिक के अंदर वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, फेसबुक का पासवर्ड होता है। इसके बाद फॉरगेटिंग है। फॉरगेटिंग द पेरेंट लॉस ऑफ मेमोरी होती है फ्रॉम ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी। तो ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी से पेरेंट लॉस ऑफ मेमोरी को फॉरगेटिंग कहते हैं। तो ये इनएडिक्वेट अटेंशन के रिहर्सल की वजह से होती है। इसको मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं। इंटरफेरेंस है, रिट्रीवल प्रॉब्लम और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है। इंटरफेरेंस के अंदर जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम सीखते रहते हैं तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। ओके, ठीक है। और एग्जाम से पहले अगर न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करना सीखोगे तो पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन को खराब कर देगी। रिट्रीवल प्रॉब्लम के अंदर ओके, लाइक अगर आपने किसी चीज़ को रिकॉल करना तो आपको ब्रेन का कुछ ना कुछ रिट्रीवल क्यूज या हिंट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, ठीक हो गया। अगर ये कोई हिंट क्यूज या रिमाइंडर नहीं होगे तो जो ब्रेन है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को ट्रेस नहीं कर सकता। अगर आपकी मेमोरी अनऑर्गेनाइज है या पोअरली रिहर्स इन्फॉर्मेशन है तो उसको रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हम रिकॉल कर ही नहीं सकते जब हम सर्च कर रहे होते हैं, ओके, लेकिन उसको बाद में रिकॉल कर लेते हैं जब हम सर्च को गिवन अप कर सकते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं। यानी वाइवा के अंदर ये कहती है कि एग्जामिनर को ये कहते थे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप कर जाओ कि पुराने क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा, शायद भी बाद में आ जाए। इसके बाद मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग को सिगमंड फ्रॉड ने डिस्कवर किया था। सिगमंड फ्रॉड ये कहता है कि जो लोग होते हैं वो प्लेजेंट मेमोरीज को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करती है एज कम्पेयर टू अनप्लेजेंट मेमोरी होती है। जो अनप्लेजेंट मेमोरी है वो रिप्रेस हो जाती है। इसके बाद मेथड्स टू इंप्रूव मेमोरी है। तो उसका मिमोनिक है, एम एस को सारा एम से मिमोनिक बनता है, एस से स्लीप बनती है, कि ऐसे नॉलेज ऑफ रिजल्ट है, ओ से ऑर्गेनाइज है, ओ से ओवरलर्निंग है, एस से सिलेक्शन है, ओके, फिर एस से स्लीप होगा, एक स्लीप एस से हो गया, स्लीप से सिलेक्शन हो गया, एक और स्लीप से बनता है स्पेस प्रैक्टिस है, एक और स्लीप से बनता है, एक और एस से बनता है सीरियल पोजीशन है। फिर इसके बाद ए है तो ए से अटेंशन आती है, फिर आर से रिसाइटेशन और रिहर्सल है, फिर आर से रिव्यू और लास्ट में ए से अटैच फीलिंग एंड इमोशन होती है। पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ मेमोरी के अंदर स्ट्रेस है, थायराइड की डेफिशिएंसी, हाइपोथायरायडिज्म, अल्जाइमर डिजीज, हाइपोग्लाइसीमिया, हेड इंजरी और क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज है, सब्सटेंस अब्यूज है, तो वो मेमोरी लॉस करवा देता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे पेशेंट की परमानेंट अल्टरेशन इन मेमोरी होती है लेकिन कोई फिजिकल कॉज नहीं होता। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कंटिन्यूएटेड एमनेसिया और लॉन्ग टर्म मेमोरी को रेट्रोग्रेड एमनेसिया कहते हैं। ओके, पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी को टेस्ट करने के लिए मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं, तो MMSE टेस्ट करते हैं। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं लाइक आज की डेट क्या है, आज कौन सा ईयर है, कौन सा सीजन है, ओके,
इसके बाद चलते हैं परसेप्शन वाले टॉपिक की तरफ। परसेप्शन वो एबिलिटी होती है जिसके जरिए हम किसी भी सेंसरी इन्वायरमेंट को, सेंसरी स्टिमुलेशन को सेंस कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। ओके, जो यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस है। जो हमारे मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स में नीड्स और ड्राइव आ जाती है, वो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट होता है वार्ड के अंदर, वो किसी विजिटर का वेट कर रहा होता है, तो वो किसी स्ट्रेंजर को मिस परसीव कर सकता है एज देयर रिलेटिव। ठीक हो गया। जो हमारी टेंशन होती है वो हमारी परसेप्शन को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी हमारी मोटिव्स जिसमें नीड्स और ड्राइव आते हैं और हमारी टेंशन, ये हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करती होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिजी मेडिकल ओपीडी में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो जो डॉक्टर होता है वो पार्टिकुलर पेशेंट के ऊपर फोकस करता है ताकि एग्जामिनेशन कर सके। बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? बेसिक परसेप्चुअल के बाद एब्नॉर्मैलिटी ऑफ परसेप्शन, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। तो बेसिक परसेप्चुअल के अंदर हम जो पैटर्न, डेप्थ और मूवमेंट, यानी पैटर्न परसेप्शन है, फिर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है, फिर शेप कॉन्स्टेंसी है, फिर साइज कॉन्स्टेंसी है, ऑडिटरी कॉन्स्टेंसी है, और लास्ट में डेप्थ परसेप्शन आती है, यानी पैटर्न को परसीव कर रहे हैं, डेप्थ को परसीव करते हैं, इसके अलावा मूवमेंट को परसीव करते हैं, मोनोकुलर क्यूज होती है, बाइनोकुलर क्यूज होते हैं। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ परसेप्शन। तो दो तरह की एब्नॉर्मैलिटीज होती है, पहला इल्यूजन, दूसरा होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन के अंदर रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम इंटरप्रेट कर देते हैं। ओके, जो परसेप्शन होती है यानी ब्रेन की अटेम्प्ट में होती है, यानी ब्रेन होता है वो किसी गलत या किसी स्टिमुलस को गलत रिस्पॉन्ड कर पाता होता है। फॉर एग्जांपल, जो इल्यूजन्स होती है आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल। और इसके अलावा टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेज या डिलीरियम में देखने को मिलती है, अल्कोहल या ड्रग्स लाइक LSD की वजह से देखने को मिलती होती है। जो परसेप्चुअल इल्यूजन है, इसका जो हाइपोथेसिस है वो है इनकरेक्ट परसेप्चुअल हाइपोथेसिस। इनकरेक्ट परसेप्चुअल हाइपोथेसिस या परसेप्चुअल इल्यूजन का बेस बन जाता होता है। इसके बाद हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन ऐसी परसेप्शन होती है जो कि बगैर किसी स्टिमुलस की होती है। ओके, तो ये हमारी 5 सेंसेस में किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन ऑडिटरी और विजुअल होती है। ये आपको सीरियस मेंटल इलनेस वाले पेशेंट के अंदर, शिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। जो पेशेंट होते हैं शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उनके ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन तो डिलीरियम ट्रीमर देखने को मिलती है। डिलीरियम ट्रीमर अल्कोहल में देखने को मिलती है, यहाँ पर ट्रेमर होता है, हेलुसिनेशन होती है, वो भी विजुअल हेलुसिनेशन होती है, एंजाइटी होती है, डिसओरिएंटेशन होती है। इसके बाद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस को अकर कर लेना या ऐसे जो बिहेवियर होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस, तो एक्रेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस या बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस, तो उसका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। अब जो ऐसे अकरेंस होते हैं यानी एक्सपीरियंस की या बिहेवियर होते हैं, सुपर नेचुरल हो सकते हैं, पैरानॉर्मल हो सकते हैं, हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस से बियॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लियरवॉयंस है। क्लियरवॉयंस में परसीव कर लेना, इन्फॉर्मेशन गेन कर लेना ऐसी इवेंट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। टेलीपैथी के अंदर किसी दूसरे बंदे की माइंड को या थॉट को रीड कर लेना। प्रीकॉग्निशन के अंदर पहले से फ्यूचर के इवेंट को प्रेडिक्ट कर देना। और टेलीकाइनेसिस के अंदर किसी इनएनिमेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मूव कर देना, जिसको बोलते हैं माइंड ओवर मैटर। इसके बाद है थिंकिंग। थिंकिंग वो प्रोसेस जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो या अपने माइंड को यूज़ करते हो टू प्रोड्यूस थॉट, आइडिया, ओपिनियन और डिलीवर। हम हर दफ़ा हर वक्त सोचते रहते हैं। ठीक है। इसकी बात है कंसेप्ट। कंसेप्ट कोई जनरल आइडिया या अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको कंसेप्ट कहते हैं। कंसेप्ट हमारी जो मेमोरी के ऊपर, कंसेप्ट डिक्रीज द लोड ऑन आवर मेमोरी। ठीक है, हमारे जो मेमोरी के ऊपर जो लोड होता है उसको कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंसेप्ट होगा किसी चीज़ का तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होगी, और हमारी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शन वगैरह कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके लिए 2 स्ट्रेटेजीज होती है, पहला एल्गोरिथम, दूसरा ह्यूरिस्टिक होता है। एल्गोरिथम कहते हैं स्पेसिफिक फार्मूला या प्रोसीजर वगैरह यूज़ करते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम का आंसर मिल सकता है और हमें हमेशा सही आंसर मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। लेकिन ह्यूरिस्टिक होते हैं, एजुकेटेड कैसेस होते हैं जहाँ पे हम प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, एफिशिएंटली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमेशा ह्यूरिस्टिक में हमेशा हमें सही आंसर नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत सारी ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई हो सकता है। जो एल्गोरिथम है वो स्पेसिफिक फार्मूला होता है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर जाके अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर होता है, वो इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन करना चाहता है बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन है। ठीक हो गया। ओके, या फिर जो ह्यूरिस्टिक्स होती है उन ह्यूरिस्टिक को यूज़ करने के बाद हम 5 एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन को आराम से हासिल कर सकते हैं, लाइक डायग्नोसिस, द ट्रीटमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस, अल्टरनेटिव और प्रोग्नोसिस को डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्स्टिकल्स एंड द एड्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं? पहला है फंक्शनल फिक्सडनेस और रिजिडिटी है, दूसरा मेंटल सेट है, तीसरा एजम्पशन है, चौथा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और पांचवा ट्रांसफरेंस होता है। इनकी सिर्फ हेडिंग की तैयार करनी है। ओके, तो इसका मीमोनी क्या होता है? FMET। तो एफ से होगा फंक्शनल फिटनेस और रिजिडिटी है, वैसे आर भी ऐड कर सकते हो तो एफ मार्ट हो जाएगा। तो आर से रिजिडिटी बनती है। मेंटल सेट है, इसके बाद मेंटल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एजम्पशन और ट्रांसफर आ जाता है। डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन होता है, डिसीजन किस तरह से मेक किया जाता है। तो डिसीजन को बनाने के लिए 7 स्टेप होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर अल्टरनेटिव एक्शन करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को वे करते हैं, फिर चॉइस वे करते हैं, फिर उसके एक्शन करते हैं, फिर एक्शन के बाद रिव्यू करते हैं उस डिसीजन का, कॉन्सिक्वेंसेस का। क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ बैरियर्स होते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का क्या बैरियर्स होते हैं? इमोशनल बैरियर है, परसेप्चुअल बैरियर और कल्चरल बैरियर्स होते हैं। तो जो इमोशनल
बैरियर होता है, इसके अंदर फियर ऑफ फेलियर या एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म है। परसेप्चुअल बैरियर के अंदर ऐसी हैबिट्स होती है जिसकी वजह से हम किसी इंपॉर्टेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कल्चरल बैरियर होता है, लाइक कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जहाँ पे कहते हैं कि जो इमेजिनेशन होती है वो वेस्ट ऑफ टाइम होती है। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, तो पहला जो स्टेजेस होती है इसमें जमीमोनिक ओरिएंटेशन है, प्रिपरेशन होती है, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन होती है। ओरिएंटेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है जो प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और इंपॉर्टेंट डायमेंशन को आइडेंटिफाई करती है। प्रिपरेशन के अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है अपने आप को सैचुरेट कर लेती है विद इन्फॉर्मेशन। इंक्यूबेशन के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो इंक्यूबेशन वगैरह पीरियड करवा देती है। इसके अंदर तमाम अटेम्प्टेड सोल्यूशन यूजलेस होती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर होती है। इल्यूमिनेशन के अंदर आइडिया मिल जाता है, वेरिफिकेशन के अंदर उसको टेस्ट करती है, फिर सोल्यूशन को इवैल्यूएट करती है। तो क्रिएटिविटी प्रोफाइल वाले जो बंदे होते हैं उनके पास क्या क्वालिटीज होती है, लाइक अनयूजुअल अवेयरनेस ऑफ पीपल, इवेंट्स और प्रॉब्लम होती है। वर्बल फ्लुएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। सोशल सिचुएशन के अंदर फ्लेक्सिबल काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके आइडियाज़ ओरिजिनल होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद है कि हाई एनर्जी होती है और एक्टिविटी लेवल होता है। परसिस्टेंस होती है, इरिटेबल होती है, रूटीन टास्क की और हमेशा रिस्क लेना चाहते होते हैं। इमोशन का मतलब है किसी चीज़ को मूव कर देना। इमोशन स्पेसिफिक और इंटेंस साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिएक्शन होता है किसी भी इवेंट का सिचुएशन का। जो इमोशंस होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और टोन से एक्सप्रेस होती है। ठीक हो गया। जो इमोशंस होती हैं उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, लाइक हार्ट रेट है वो एंगर से, फियर से और सैडनेस से बढ़ जाता है, लेकिन डिस्गस्ट से हार्ट रेट कम हो जाता है। तो इसका मिमोनिक होगा AFS या साफ होगा। प्राइमरी इमोशन इनेट इमोशंस होती है, 8 ही नंबर होते हैं, लाइक सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय, एक्सेप्टेंस होती है। जॉय एक्सेप्टेंस को मिला दो तो फिर सेकेंडरी इमोशन में लव बनता है, और अगर आप लव, एंगर और फेयर को मिला दो तो जेलसी बनती है। लैक ऑफ इमोशन को एलेक्सी में कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे जो बंदा होता है उसको डिफिकल्टी होती है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता या दूसरों के इमोशन को समझ नहीं पा रहा होता। अब ये लोग होते हैं उनको अपनी फीलिंग का पता होता ही नहीं है, ना ही दूसरों की फीलिंग को पता चला सकते होते हैं। मोटिवेशन ये वो प्रोसेस है जो किसी बंदे को मूव कराता है, किसी बंदे को स्टिमुलेट करवाता है टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर गोल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं कि इंडिविजुअल नीड टू डू व्हाट, यानी वो इंडिविजुअल करना जो उसके पास कोई कैपेसिटी होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पोटेंशियल कैपेसिटीज़ का पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जिनको पता है कि उनकी पोटेंशियल क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या, उनकी स्किल वगैरह क्या होती है। ओके, अब्राहम मैस्लो के मुताबिक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है सबसे ऊपर आने चाहिए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आती है। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आती है, इसमें ब्रीथिंग है, फूड है, वाटर है, स्लीप और सेक्स रहती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर फैमिली, प्रॉपर्टी और फेथ आना शुरू हो जाता है। लव एंड बिलोंगिंग के अंदर गिविंग एंड रिसीविंग, अफेक्शन है तो फ्रेंडशिप आएगा। स्टीम एंड रिकॉग्निशन है, ओके, जिसमें रिस्पेक्ट टू अदर्स और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। सेल्फ एक्चुअलाइजर के अंदर जो फुलफिलमेंट ऑफ यूनिक पोटेंशियल, यानी जैसे लोग होते हैं जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और अपने फुल पोटेंशियल का उनको रियलाइज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मास्लो हायरार्किकल नीड है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, इसमें फूड, ड्रग, बेडिंग है, कंफर्टेबल वार्ड सेटिंग होती है। सेफ्टी के अंदर जो हॉस्पिटल स्टाफ आ जाता है। इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग आती है, फिर सेल्फ स्टीम है, फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजर होती है। अब इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजर उनके पास क्या प्रोफाइल होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ का फुलेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, अब ये मैटर नहीं करता कि वो अमीर है, गरीब है, फेमस है, अननोन है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक उनकी जो एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी होती है, रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से परसीव कर जाती है। कंफर्टेबल एक्सेप्टेंस होती है, अपनी एक्सेप्टेंस कर लेती है, दूसरों की कर लेती है, नेचर की सेल्फ कंफर्टेबल असेसमेंट कर लेती है। ऑटोनॉमी होती है, फेलो विद ह्यूमैनिटी है, प्रोफाउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, नॉन हॉस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर, स्पॉन्टेनिटी होती है, टास्क सेंटरिंग होती है, पीक एक्सपीरियंसेस होती है। सारी किसमें आती है? प्रोफाइल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर के अंदर आती है। इसके बाद इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस ये वो एबिलिटी है जिसके जरिए हम किसी नॉलेज को एक्वायर या अप्लाई कर सकते हैं, या स्किल को सीख सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 होती है। बच्चों के लिए विस्क स्केल और बड़ों के लिए वेसर स्केल होता है। एवरेज IQ 90 से लेकर 110 तक होता है। अगर कोई 70 से नीचे हो या 130 से ऊपर IQ हो तो ये 5% लोगों के अंदर होता है। ओके, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर जो IQ लेवल होता है वो 70 से नीचे होता है। ऐसे लोग जिनका 140 से ऊपर IQ होता है तो वो जीनियस होते हैं। फिर IQ और EQ में फ़र्क है। जो IQ है वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मेजरमेंट होती है, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है। IQ ये वो एबिलिटी होती है जिसके जरिए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ नया सीख सकते हैं। जबकि EQ क्या होती है? किसी के इमोशन को एक्यूरेटली परसीव करना, ये इमोशन को यूज़ करना टू फैसिलिटेट थिंकिंग है, इमोशनल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना और इमोशन को मैनेज करना। ओके, जो IQ है ये परमानेंट फिक्स्ड होती है बर्थ के टाइम पर, लेकिन इसको सीखा जा सकता है। IQ नियो कॉर्टेक्स जबकि ये लिम्बिक सिस्टम होता है। EQ बुक स्मार्ट जबकि स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। कन्फ्रंट थ्रेड्स हेड ऑन जबकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। काम पीरियड के लिए जबकि स्ट्रेस पीरियड के लिए होता है। EQ में इमोशन को परसीव करते हैं, फैसिलिटेट थिंकिंग करते हैं, अंडरस्टैंड इमोशनल मीनिंग है और लास्ट में मैनेज इमोशंस करते हैं। तो EQ होता है इमोशन के लिए। जो अरिस्टोटल था वही कहता था कि किसी राइट पर्सन के साथ राइट डिग्री, राइट टाइम, राइट पर्पस और राइट
राइट वे में किसी के साथ एंग्री रहना। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट होते हैं लाइक सेल्फ अवेयरनेस है, मैनेजिंग इमोशंस है, मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन ऑन अदर्स और हैंडलिंग रिलेशनशिप है। तो ये सारे किसके होते हैं, तो इसका मिमोनिक होता है SMRH है, वैसे इसकी मिमोनिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद है कि हाउ टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपने ये देखना है कि किस तरह से आप लोगों को रिएक्ट करते हो, किस तरह से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर रिएक्ट करते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने वर्क इन्वायरमेंट पर फोकस करना है और एक्शन लेने से पहले ये देखना है कि आपके एक्शन किस तरह से लोगों को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्लीप है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है सेक्शन सी का। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्लीप है, तो जो स्लीप होती है तो स्लीप की जो क्वालिटी और क्वांटिटी एज के साथ चेंज होती रहती है। ओके, तो इंटरनल सर्काडियन रिदम पर, इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर, फिजिकल इलनेस के ऊपर, ट्रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। जो नॉर्मल स्लीप साइकिल होती है उसको दो में डिवाइड करते हैं, REM और नॉन REM। जो नॉन REM या स्लो वेव स्लीप होती है उसको मतलब 4 में डिवाइड करते हैं। जब ब्रेन एक्टिव होता है तो फिर बीटा वेव देखने को मिलती है, लेकिन जब अल्फा वेव है, जब बंदा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जो स्टेजेस ऑफ स्लीप है या स्लो वेव स्लीप है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो स्टेज 1 होती है सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होती है, इसमें थीटा वेव ECG पे देखने को मिलती है। सेंस ऑफ कामनेस होती है, स्लो पल्स है, रिस्पायरेशन स्लो हो जाती है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हर चीज़ कम हो जाती है, स्लो सेंस ऑफ कामनेस होती है। 5% ऑफ स्लीप पैटर्न है। जबकि जो स्टेज 2 है यहाँ पे स्लीप सिग्नल देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, 45% होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट परसेंटेज स्टेज 2 की होती है। स्टेज 3 के अंदर और स्टेज 4 के अंदर डेल्टा वेव देखने को मिलती है, स्लो वेव स्लीप होती है, डीपेस्ट और मोस्ट रिलैक्स स्लीप होती है। इसमें नाइट टेरर, नाइट डिसऑर्डर, स्लीप वॉकिंग और बेड वॉकिंग सब कुछ इसी में होता है। जो REM स्लीप का ड्यूरेशन 10 से लेकर 40 मिनट का होता है, हर 90 मिनट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। जो REM स्लीप में अल्फा बीटा और थीटा वेव तीनों आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें पल्स, रिस्पायरेशन रेट और BP तीनों बढ़ जाता है, जबकि पल्स, रिस्पायरेशन और BP तीनों कम होती है स्टेज 1 के अंदर। ओके, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं स्लीप इंडक्शन की तरफ। अब स्लीप इंडक्शन के अंदर सबसे पहले अपने बेड पे लेट जाना, फिर अपने आइज़ को क्लोज करना, फिर अपने माइंड को गाइड करना, इमेजिन करना कि आपके पास चाक बोर्ड है। फिर आपने मेंटली आपने क्या करना है कि चाक को अपने हैंड में लेना है, फिर रेजर दूसरे हाथ में होना चाहिए। मेंटली आपने सर्कल ड्रा करना है चाक बोर्ड के ऊपर, उस सर्कल के अंदर एक्स होना है और फिर आपने एक्स को अंदर से मिटाना शुरू कर देना है। ओके, स्टार्टिंग करनी है आपने सेंटर से, उसके एंड्स की तरफ जाना है, फिर आपने इनर एजेस वगैरह के सर्कल को मिटाना शुरू कर देना है। ओके, यानी इनर एजेस की तरफ जाना शुरू कर देना है, सेंटर से इनर एजेस की तरफ, लेकिन आपने पूरे सर्कल को रेज नहीं करना। जब आपने एक्स को मिटा देना तो आपने वर्ड लिखना डीपर। जैसे आप वर्ड डीपर लिखोगे तो आप स्लीप के अंदर चले जाओगे, स्लीप की गहराई के अंदर चले जाओगे। फिर आपने सर्कल के अंदर 100 लिखना है, फिर 100 को मिटा देना है और फिर लिखना है, फिर 100 को मिटा देना है, लेकिन फिर दोबारा से आपने डीपर लिखना है, फिर दोबारा गहरी नींद में चले जाओगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन टू इंप्रूव स्लीप है। तो आपने स्लीप एंड राइज एट द सेम टाइम डेली, तो सेम टाइम के ऊपर सोना और जागना है। आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है, सेरियस एक्टिंग ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना, डे टाइम नैप को अवॉइड कर देना, फिजिकल फिटनेस को एस्टैब्लिश करना बाय मीन ऑफ एक्सरसाइज, इवनिंग स्टिमुलेशन को अवॉइड कर देना है, रेगुलर टाइम के ऊपर खाना पीना है, आपने कंफर्टेबल स्लीपिंग कंडीशन को मेंटेन करना है। ओके, इवनिंग रिलैक्सेशन रूटीन वगैरह, जैसे ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, इवनिंग प्रेयर्स वगैरह अदा करनी है, बैठ के ऊपर उसी टाइम पे सोना जब आपको नींद आ रही हो। स्ट्रेस रिडक्शन है, इसके अलावा रिलैक्स रीडिंग होती है, कूल रूम है और लाइट बेड टाइम स्नैक्स होते हैं। अब तो स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी होते हैं डिप्रेशन की वजह से होती है, पेन की वजह से हो सकती है, मेडिकेशन या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से हो सकती है। डिप्रेशन, पेन, मेडिकेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ जो प्राइमरी होते हैं वो इनहेरेंट होते हैं, डायरेक्ट स्लीप के साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है प्राइमरी वाले। अब प्राइमरी वाले को मुझे दो में डिवाइड कर देते हैं, डिसोम्निया, पैरासोम्निया। जो पैरासोम्निया होता है उसको मुझे 3 में डिवाइड कर देती है, नाइट में डिसऑर्डर, स्लीप टेरर डिसऑर्डर और स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। जबकि डिसोम्निया को मुझे 4 में 5 में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया, प्राइमरी हाइपरसोम्निया, नार्कोलेप्सी, ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर और लास्ट में सर्काडियन रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर। जो प्राइमरी इंसोम्निया होता है इसके अंदर आपको सोने में बहुत दुश्वारी हो रही होती है या फिर ऐसा लगता है कि आपने कभी सोई नहीं हो। प्राइमरी हाइपर इंसोम्निया के अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है और ये स्लीप नैपिंग से खत्म नहीं होती। नार्कोलेप्सी में डे टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नींद तारी हो जाती है और नैप ले लोगे तो फिर स्लीपीनेस रिलीव हो जाती है। ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, इसमें स्लीप में एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और डे टाइम स्लीपीनेस होती है। सर्काडियन रिदम के अंदर मिसमैच हो जाता है, पर्सन का अपना इंटरनल सर्काडियन रिदम और एक्सटर्नल स्लीप एंड वर्क डिमांड्स होती है। नाइट में डिसऑर्डर में फ्लैटिंग ड्रीम आती है, ओके, REM स्लीप के अंदर जो कि बंदे को उठा देते हैं स्लीप से। और स्लीप टेरर डिसऑर्डर के अंदर जो टेरर है या खौफ है उसकी रिपीटेड एपिसोड्स होती है, जो इंडिविजुअल अबाउट जाएगा, रोना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और ये डेल्टा वेव स्लीप में होते हैं। डेल्टा वेव में स्लीप टेरर डिसऑर्डर, जबकि नाइट में डिसऑर्डर REM में होती है। ओके, इसके अलावा नाइट टेरर मैंने यहाँ पे बताया था, स्लीप वॉकिंग ये भी आपको देखने को मिलते हैं और किसमें डेल्टा में देखने को मिलते हैं। डेल्टा में स्लीप टेरर डिसऑर्डर, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर जिसको सोमनेबिलिज्म कहते हैं। हमने तकरीबन सेक्शन सी को ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया है। इसके अंदर सेक्शन सी के अंदर यहाँ पर उन्होंने पर्सनैलिटी वाला टॉपिक नहीं दिया था, पर्सनैलिटी को उन्होंने अलग चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पर्सनैलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपकी रिवीजन हो गई है सेक्शन सी की तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना।